सत्यम शिवम सुंदरम। ये कहानी शुरू होती हमें दिखाया जाता है आज जन्माष्टमी है और पंडित जी भगवान कृष्ण के मंदिर में भजन गा रहे हैं। देर से ही भले, लेकिन पंडित को भी संतान सुख प्राप्त होने वाला था और उसकी उम्मीद थी कि उनके घर पुत्र का ही जन्म होगा। पंडित को जब सूचना मिलती है तो वो बीच में ही भजन छोड़कर दौड़े दौड़े घर जाता है। जब घर पहुंचता है तो पता चलता है कि बेटी का जन्म हुआ है और पंडिताइन इस दुनिया को छोड़ चुकी है। पंडित ने बेटी का नाम रूपा रखा है। रूपा जब बड़ी होती है तो पड़ोसी काका के साथ खिलौने बेचती रहती थी और कभी कभी पिताजी के साथ भजन गाने भी जाया करती थी। भाग्य था कि रूपा को गांव के सारे बच्चे अभागिन अभागिन करके चिढ़ाते रहते थे। कभी कभी पंडित भी उसे अभागिन बोल देता था। आज गांव के सरपंच के बेटे का जन्मदिन था और उसके लिए पंडित भजन गाने जा रहे थे। साथ में रूपा भी जाती है। भजन गाते समय अचानक पंडित को लंबी खांसी आ जाती है। अब वो भजन नहीं गा पाता, इसलिए रूपा भजन गाना शुरू करती है। रूपा की आवाज़ बहुत ही सुरीली थी। जब भजन समाप्त होता है तो सभी लोग रूपा की बहुत तारीफ़ करते हैं। घर पहुंचने पर रूपा अपने पिताजी से पूछती है कि उसका जन्मदिन क्यों नहीं मनाया जाता है। ये बात सुनकर पंडित रूपा को बहुत डांटता है और कहता है कि उस दिन तुम्हारी माँ का मृत्यु दिवस था, इसलिए तुम्हारा जन्मदिन नहीं मनाते हैं। ये देख पड़ोसी काका बीच बचाव में आ जाता है और कहता है कि वो रूपा का जन्मदिन मनाएगा। अब जिस दिन रूपा का जन्मदिन आता है, पड़ोसी काका और रूपा उसके जन्मदिन के लिए पूड़ियाँ बनाते हैं। इसी दौरान कुछ सामान लेने वो अपने घर जाता है, लेकिन घर पहुंचा ही होगा तभी रूपा की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह जब दौड़ते दौड़ते किचन में आता है तो देखता है कि रूपा के चेहरे पर गर्म तेल ढुल गया है और इसी में रूपा के चेहरे का आधा हिस्सा लगभग जल जाता है। पंडित जी बहुत दुखी होता है। उसे लगता है कि अब उसकी बेटी से कोई भी शादी नहीं करेगा। तब से लेकर रूपा हर दिन मंदिर में जाती है और वो मिन्नतें करती है कि जैसे भी हो उसके हाथ पीले हो जाए ताकि उसके पिताजी पर उसका बोझ ना रहे। महज 8-10 साल बीत जाते हैं। रूपा आज भी हर सुबह मंदिर आती है, भजन करती है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। अब तो गांव की महिलाएं भी उसे ताने मारने लगती है। पंडित भी बेटी के रिश्ते के लिए कई लोगों के हाथ पैर जोड़ते, लेकिन कोई भी हाँ नहीं करता। रूपा को पिताजी की ये स्थिति देखी नहीं जाती, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। एक शाम रूपा काका के साथ पास के रेलवे स्टेशन पर खिलौने बेचने गई हुई थी। तभी यहाँ पर एक इंजीनियर आते हैं। नाम था राजीव। दरअसल रूपा के गांव के पास अभी अभी एक डैम बन के तैयार हुआ था, जिसमें एक बार भी पानी नहीं भरा था। इसी डैम के कार्य के सिलसिले में राजीव यहाँ आए थे। हर दिन की तरह आज भी रूपा के दिन की शुरुआत सत्यम शिवम सुंदरम गाते हुए होती है। राजीव ये आवाज़ सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उसने आज से पहले ऐसी सुबह कभी नहीं देखी थी। आज ही के दिन डैम का उद्घाटन समारोह भी था, जिसमें मुख्यमंत्री आए हुए थे। समारोह को संगीतमयी बनाने के लिए गांव की लड़कियों द्वारा संगीत प्रस्तुति रखी गई थी, जिसमें रूपा भी शामिल थी। राजीव उस आवाज़ को पहचान लेता है जो उसने आज ही सुबह सुबह सुनी थी। कुछ समय बाद डैम का उद्घाटन होता है और मुख्यमंत्री वहां से चले जाते हैं। वापस आकर राजीव उन लड़कियों को ढूंढता है जो स्टेज पर गा रही थी। तभी उन्हीं लड़कियों में से कुछ लड़कियां उसे मिलती है, लेकिन राजीव पहचान जाता है कि इनमें से वो लड़की नहीं है जिसे उसने सुना था। इसी बीच ऑफिस के बड़े बाबू आ जाते हैं और राजीव को ग्लास हाउस ले जाते हैं, जहां विचित्र चेहरे और कार्टूनिस्ट से दिखाई देते हैं। ये देख राजीव और भी गुस्सा हो जाता है। दरअसल उसे इस प्रकार के चेहरों से नफरत होती है। राजीव तो सिर्फ रूपा से ही मिलना चाहता था और इसीलिए अब हर सुबह वो मंदिर जाता है और रूपा के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन रूपा कभी भी उसे पलटकर कोई भी जवाब नहीं देती है। जब रूपा की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता तो राजीव अपने मन की बात एक पत्र में लिखता है और रूपा को देता है, जिसमें लिखा रहता है, शीतल कोमल चंचल निर्मल। रूपा ना चाहते हुए भी राजीव के प्रति आकर्षित हो जाती है, लेकिन रूपा को अपने आप से बहुत ज़्यादा ग्लानि होती है। वो जानती थी कि राजीव ने अभी तक उसका पूरा चेहरा नहीं देखा है और जिस दिन देखेगा शायद उससे नफरत भी करने लगेगा। इसीलिए रूपा राजीव से कहती है कि वो उसके प्यार के लायक नहीं है, लेकिन राजीव को लगता है कि जिसकी आवाज़ इतनी सुंदर है उसका चेहरा कितना सुंदर होगा। एक बार राजीव रूपा का घूंघट उठाने की कोशिश करता है, लेकिन रूपा मना करती है। वो कहती है कि स्त्री के जीवन में सिर्फ एक ही बार घूंघट उठता है और वो सिर्फ उसके पति होते हैं। और इसीलिए राजीव पंडित के घर चले जाता है रूपा का हाथ मांगने के लिए, लेकिन पंडित कहता है कि क्या उसने रूपा को अच्छे से देखा है। राजीव कहते हैं कि उसे देखा भी है और पसंद भी करता है। ये बात जब रूपा की सहेलियां उसे बताती है तो वो दौड़ते दौड़ते अपने घर आती है, लेकिन तब तक राजीव उसके घर से निकल गए थे।
इधर रूपा के पिताजी गांव वालों को रूपा की शादी के बारे में बताता है और उनसे पैसे इकट्ठे करता है, लेकिन तभी यहाँ पर रूपा आ जाती है और वो कहती है कि वो ये शादी नहीं करेगी। रूपा कहती है कि राजू ने उसका चेहरा नहीं देखा है, जब वो देख लेगा तो शायद उससे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगेगा। रूपा के पिता कहते हैं कि राजू खुद उसका हाथ मांगने घर आया था। गांव वालों के बहुत समझाने पर रूपा मान जाती है और अंत में राजू और रूपा की शादी इसी मंदिर से हो जाती है। दरअसल राजू के परिवार में उसके माँ बाप भाई बहन कोई नहीं थे और इसीलिए ऑफिस के बड़े बाबू और उनकी पत्नी ही राजू के माँ बाप की भूमिका निभाते हैं। लेकिन जैसे ही राजू रूपा का घूंघट उठाता है वो उसका जला चेहरा देखकर पागल सा हो जाता है। अब होता वही है जो नहीं होना था। राजू कहता है कि तुम रूपा नहीं हो, तुम कोई और हो, इसीलिए अभी तक जो भी हुआ उसे भूल जाओ और वापस चले जाओ। लेकिन रूपा समझाती है कि वो ही रूपा है जिससे तुम पहले भी मिलते थे। ये सुनते ही राजू बहुत क्रोधित होता है, रूपा को बाहर खींच के लाता है और सबके सामने जलील करता है। वो कहता है कि यदि वो यहाँ से नहीं जाएगी तो उसे घसीट कर बाहर निकाल देगा। रूपा राजू से कहती है कि उसे घर से बाहर ना करे, यदि उसके साथ ऐसा हुआ तो उसके पिताजी मर जाएंगे। लेकिन राजू रूपा की एक भी बात नहीं सुनता, इसलिए गांव वाले और मेहमान राजू को समझाते हैं कि उसने सबके सामने शादी की है, इसलिए रूपा को घर से बाहर नहीं कर सकता, उसे रखना ही होगा। अब रूपा तो वहीं रहती, लेकिन राजू अपना घर छोड़कर वहीं रूपा को ढूंढने चले जाता है जहां वो पहले मिला करता था। लेकिन रूपा उसे कैसे मिलेगी, वो तो उसी के घर में है। अब राजू भटक भटक कर वापस शाम को अपने घर आ जाता है और ख़ुद को अलग कमरे में बंद कर लेता है। मगर बात यहाँ नहीं रुकती। राजू हर शाम उसी झरने के पास जाया करता है जहाँ पहले वो रूपा से मिला करता था। रूपा समझ जाती है कि अब इंतज़ार का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए वो पुरानी वेशभूषा में आती है और उसी स्थान पर जाती है जहाँ पहले वो राजू से मिला करती थी। इधर राजू भी हर शाम उसी झरने के पास रूपा का इंतज़ार किया करता था और फाइनली आज उसे रूपा मिल ही जाती है। वो रूपा से मिलता है और कहता है कि मैंने गलती से किसी और लड़की से शादी कर ली है। काफ़ी समय व्यतीत करने के बाद रूपा वहाँ से जाने लगती है। तभी राजू उसका पीछा करता है, लेकिन रूपा कसम देती है कि वो उसके पीछे कभी ना आए, क्योंकि वो तो सिर्फ एक प्रेमिका है, उसकी पत्नी तो घर पे उसका इंतज़ार कर रही है। और रूपा वहाँ से चली जाती है। जब राजू घर आता है तो अपनी पत्नी को पाता है, लेकिन नफरतों में अभी कोई कमी नहीं हुई है। ये एक विडंबना है कि एक ही शरीर, एक ही आत्मा, लेकिन देखने वाले का नज़रिया ऐसा कि उसे दो इंसान दिखाई देते हैं। अब तो राजू और रूपा हर शाम उसी झरने के पास मिला करते हैं और अंत में वो हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन रूपा राजू को सच्चाई भी नहीं बता सकती थी। यदि बता दिया तो शायद वो उसे हमेशा के लिए छोड़ देगा और इसीलिए रूपा अपने बाबा के घर चले जाती है। लेकिन रात के समय राजू से मिलने झरने के पास ज़रूर जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि राजू कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा है। वो अपनी पत्नी को तो नहीं, लेकिन प्रेमिका को ज़रूर ये बात बताता है। अगली सुबह रूपा देखती है कि उसे गर्भवती होने के संकेत दिखाई देते हैं, इसलिए वो सारी सच्चाई बताने के लिए राजू के घर जाती है। यदि आज उसे देरी हो गई तो भविष्य में राजू उस पर कभी यकीन नहीं करेगा। लेकिन जब तक रूपा घर पहुंचती तब तक राजू शहर के लिए निकल चुका था। जब ये बात रूपा बड़े बाबू की पत्नी को बताती है तो वो कहती है कि राजू ये सुनकर बहुत खुश होगा। लेकिन रूपा जानती थी कि क्या होने वाला है और देखते ही देखते ये बात पूरी कॉलोनी में फैल जाती है। जब राजू शहर से वापस आता है तो उसे सब के सब मुबारकबाद देते हैं, लेकिन अभी तक उसे मुबारकबाद का पता नहीं था। जब उसे असली पता चलता है तो उसके कलेजे पर सांप लौट जाता है, सिर पर आसमान टूट जाता है। राजू रूपा को बहुत जलील करता है और कहता है कि किसी और का पाप अपने पेट में पाल के बैठी और उसका घड़ा मेरे सिर पे फोड़ रही है। कॉलोनी वाले राजू को समझाते हैं कि रूपा ही उसकी पत्नी है और रूपा ही उसकी प्रेमिका है, लेकिन राजू किसी की नहीं सुनता और रूपा को घसीटते हुए उसी मंदिर में ले जाता है जहां उसने रूपा से शादी की थी। दुर्भाग्य है कि एक स्त्री को सच्चाई साबित करने के लिए कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती है। कुछ देर बाद गांव के लोग और पंडित जी भी वहां पर आ जाते हैं। राजू पंडित को बुरी बुरी गालियां देता है, वो उसे भी जलील करता है, लेकिन पंडित कर भी क्या सकता है। राजू रूपा को उसी हाल में छोड़कर वहां से चले जाता है। अब रूपा के पास सच्चाई साबित करने के लिए और कुछ नहीं था। अपनी बेटी की स्थिति ये देखकर पंडित भी उसी मंदिर में दम तोड़ देता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी राजू को कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही दिल टूटने की आवाज़ नहीं आती, लेकिन उससे जलजले आ जाते हैं, आसमान फट जाते हैं। और अब रूपा राजू से हमेशा के लिए दूर चली जाती है। आज के बाद ना तो उसे पत्नी मिलेगी और ना उसकी प्रेमिका। और अब यहाँ का मौसम बदलता है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। घंटों इंतज़ार करने के बाद भी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इधर राजू रूपा को ढूंढने उसी झरने पर जाता है जहाँ पहले वो मिला करता था, लेकिन आज उसे रूपा नहीं मिलती।
जब झरने के पास राजू को रूपा नहीं मिलती है तो वो उसी मंदिर में जाता है जहाँ उसे घसीट कर लाया था, लेकिन यहाँ पर भी रूपा उसे नहीं मिलती है। अब राजू वापस लौटकर डैम पर आता है, लेकिन बरसात अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। डैम में जितना पानी भरना था उतना भर चुका था और अब लेवल से अधिक पानी जा रहा था। यदि डैम के सारे गेट नहीं खोले जाएंगे तो डैम को भारी नुकसान हो सकता है और इसीलिए वो गांव वालों को सूचना देते हैं कि जल्द से जल्द गांव खाली करके चले जाएं। अब गांव के सभी लोग अपना अपना ज़रूरी सामान लेकर गांव खाली करके जाने लगते हैं, लेकिन रूपा गांव से बाहर नहीं जाना चाहती है। उसे आदि और अंत से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन काका के बहुत समझाने पर वो मान जाती है। अब डैम के सारे गेट खोल दिए जाते हैं और उसके बाद राजू रूपा को ढूंढने जाता है, लेकिन उसे तो यहाँ उसकी पत्नी मिलती जिसे वो छोड़ चुका था। मगर राजू को उससे कोई मतलब नहीं था। वो चारों तरफ रूपा को ढूंढता, लेकिन रूपा उसे कहीं नहीं मिलती है। जब रूपा उसे कहीं नहीं मिलती है तो उसे यकीन हो जाता है कि उस पत्नी और प्रेमिका दोनों एक ही है, लेकिन अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। दरअसल डैम के सभी गेट खोलने पर बाढ़ आ जाती है और चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। अब गांव, घर, लोग सब बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं और सब की सब पानी में बहने लगते हैं। इधर राजू और रूपा को बहते बहते एक टीले का सहारा मिलता है, लेकिन यह टीला वही मंदिर है जहां राजू और रूपा की शादी हुई थी। घंटों इंतजार के बाद धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम होता है। अब चारों तरफ से बाढ़ का पानी उतर जाता है और राजू और रूपा का प्यार सेम वैसे हो जाता है जैसे पहले था, और अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।